हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से राहुल कुमार जी इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का अपना टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है आज का भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर। तो भारत में ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये पहले 7 थे, इसके बाद ये 9 हो गए और वर्तमान में अब ये 8 है। तो पहले ये 7 थे, फिर ये 9, अब ये वर्तमान में 8। ये कैसे हैं तो चलिए जानते हैं। तो भारत में 2 जून 2014 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया था जिसका नाम था तेलंगाना। तो इसके आने पर भारत में राज्यों की संख्या 29 हो जाती है, और लेकिन केंद्र शासित प्रदेश वही रहते हैं 7 के साथ ही। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, जिससे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो जाती है और भारत में राज्यों की संख्या 29 रहती है। लेकिन दिसंबर 2019 में एक बिल लाया जाता है। उस बिल के माध्यम से 71वें गणतंत्र दिवस 2020 को, यानी 26 जनवरी 2020 को, तो 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर एंड नगर हवेली इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, जिससे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर 9 से 8 रह जाती है। तो अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसके मतलब इनको देखते हैं और वन बाय वन करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक है, दादी आप दिल्ली चलो, दादी आप जल्दी चलो, दिल्ली नहीं जल्दी, दादी आप जल्दी चलो। तो वो शॉर्ट ट्रिक है, दादी आप जल्दी चलो। दादी आप जल्दी चलो, ये वो शॉर्ट ट्रिक है। इस द से आपको याद रखना है किसको? दादर एंड नगर हवेली को, दादर एंड नगर हवेली को, या दादरा एंड नगर हवेली, नगर हवेली को। क्लियर है? इस दा से आपको याद रखना है, इस दा से आपको याद रखना है दादर एंड नगर हवेली को। इस दी से आपको याद रखना है किसको? दमन और दीव को याद रखना है, दमन और दीव को, दमन और दीव को। अब आते हैं इस आप के ऊपर। इस आप से याद रखना है अंडमान निकोबार को। क्या रखना है? अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार। क्लियर है? ये लीजिए। इसके बाद इस पै से आपको याद रखना है पुद्दुचेरी या पांडिचेरी को, पुद्दुचेरी या पांडिचेरी को, पांडिचेरी को। ये हो गया इस पे भी। इस जय से आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को। क्लियर है? इस लय पे आते हैं। इस लय से आपको याद रखना है लक्षद्वीप को, लय से आपको याद रखना है लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप। इसके बाद आते हैं इस दी पर। इस दी से आपको याद रखना है दिल्ली को, दिल्ली को, दिल्ली को। इसके बाद इस पे आते चलो पर। इस च से आपको याद रखना है चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ को। और इसके बाद इस लो से आपको याद रखना है लद्दाख को। क्लियर है? तो ये है वो शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक को मैं जानता हूँ कि मतलब ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, तो आपको मतलब इसको याद रखना है। तो कुछ इनके बारे में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें मतलब वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर है? और इस अब बात करते हैं चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ के अंदर एक झील है, चंडीगढ़ के अंदर एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। अगर सूखा झील पूछे तो नैनीताल के अंदर है, अगर सुखना झील पूछे तो वो चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। और चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे वो थे लिली कार्बूजियर। और चंडीगढ़ के अंदर ही एक गार्डन है जिसका नाम है
रॉक गार्डन, क्या है, रॉक गार्डन। उस रॉक गार्डन के जो वास्तुकार है वो है नेकचंद। कौन है, नेकचंद। तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं इनके बारे में भी। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के जो वास्तुकार है वो है लिली कार्बूजियर, लिली कार्बूजियर। लिली कार्बूजियर, क्लियर है। और चंडीगढ़ के अंदर एक झील है, एक झील है, चंडीगढ़ के अंदर ही एक झील है। उस झील का नाम है सुखना झील। क्या है, सुखना झील। अगर सूखा झील पूछे कि सूखा झील कहाँ है, तो सूखा झील है कहाँ पे, नैनीताल में। वो है नैनीताल के अंदर, नैनीताल के अंदर। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूके यानी उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब हाँ, और उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक झरना है जिसका नाम है कोम्फ्टी फाल झरना। ये झरना बहुत ही सुंदर झरना है और बहुत ही प्रसिद्ध झरना है। ये झरना है कोम्फ्टी फाल झरना। यहाँ पे लिख देते हैं इसको झरना। जो झरना है, इस झरने का नाम है कोम्फ्टी फाल झरना। कोम्फ्टी फाल झरना, कोम्फ्टी फाल, क्लियर है। तो कुछ और देखते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। कुछ और देखते हैं। अब देखते हैं जैसे जैसे, अब हमने जैसे आपको बताया कि मतलब चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे वो लिली कार्बूजियर थे, तो ऐसे ही मतलब कलकत्ता, कलकत्ता के जो वास्तुकार थे वो थे जोब चारनोक। कौन थे, जोब चारनोक थे, जिन्होंने कालीकत और मतलब सुल्तानती और गोविंदपुर तीन नगरों को जोड़कर एक नगर बसाया था, कलकत्ता। इसके बाद जैसे जैसे मतलब भांगड़ा नंगल बांध है, ठीक है, तो जैसे मतलब भांगड़ा नंगल बांध है, उस भांगड़ा नंगल बांध के जो वास्तुकार है वो है सोतुकम। कौन है, सोतुकम। और जैसे गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार है वो जॉर्ज विटेक है। और एक और बनता है जैसे मतलब चलो देखते हैं क्या है, कलकत्ता। अब देखते हैं कि कलकत्ता के जो वास्तुकार, कलकत्ता के जो वास्तुकार है वो है कौन है, जोब चारनोक। जोब चारनोक, जोब चारनोक है, जिन्होंने मतलब कालीकट, जिन्होंने मतलब ये तीन जो नगर बसाए थे, मतलब तीन को जोड़कर, मतलब तीन नगरों को जोड़कर एक नगर बसाया था कलकत्ता। वो है मतलब गोविंदपुर, गोविंदपुर, सुल्तानती, गोविंदपुर, सुल्तानती और कालीकट। इन तीनों को जोड़कर या इन तीनों को मिलाकर एक नगर बसाया था, कलकत्ता नगर। तो इसके बाद हमें देखना है कि भांगड़ा नंगल बांध, भांगड़ा नंगल बांध, भांगड़ा नंगल बांध ये कहाँ पे, ये पंजाब में है, ये पंजाब में है, ये पंजाब के अंदर है। और ये इसके जो वास्तुकार है वो है राम सुतार, सॉरी सोतुकम, 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 क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और उसके जो वास्तुकार है वो है राम सुतार। कौन है, राम सुतार। ये गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बसी हुई है, मतलब बनी हुई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके वास्तुकार कौन है, इसके वास्तुकार है राम सुतार, राम सुतार, क्लियर है। और चलिए, चलो हो गया। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज के लिए इतने काफ़ी। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू।